1 पॉइंट 1 सेकंड 1.72 into 10 to power -8 ohm meter. Relative density of aluminum and that of copper. Relative density को हम RD लिखे जा रहे हैं. Relative density of aluminum दिया हुआ है आपका 2.7 और relative density of copper दिया हुआ है आपका 8.9. अब जरा क्वेश्चन को समझते हैं कह क्या रहा है. देखो ये कह रहा है इन दोनों में से हल्का कौन है. हल्का मतलब क्या चाहिए आपको. हल्का मतलब क्या होता है. तो मास किसका कम होता है. मास किसका कम होता है. तो मास का फार्मूला किससे वॉल्यूम और डेंसिटी से होता है. हम जानते हैं कि मास इज इक्वल टू होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. इनटू डेंसिटी को डी लिखे दे रहे हैं. वॉल्यूम बोले तो एरिया विच वायर की बात कर रहे हैं तो हम उसको सिलिंड्रिकल इन शेप मान लेते हैं. एरिया बेस इनटू लेंथ इनटू डेंसिटी ये मास का फॉर्मूला होता है. अब मास ऑफ कॉपर निकाल लीजिएगा और मास ऑफ एल्यूमिनियम निकाल लीजिएगा. अपने आप मालूम हो जाएगा कि लाइटर कौन है. कैसे निकालेंगे आप. इसमें क्या चीज हमको नहीं मालूम. एल मालूम. डेंसिटी के बारे में कुछ हल्का फुल्का हमको जानकारी है. एरिया नहीं मालूम. एरिया यहाँ पर किसी के पास दिख रही है आपको. यहाँ पर एरिया किसी के पास दिख रही है. तो रेडियस से बना सकते हो. रेडियस कहाँ दिखी हुई है. ये रेजिस्टेंस है भाई. ओह सॉरी सर. आप लेट आए ना. यस सर. एज रो इज इक्वल टू होता है आर ए बाई एल. तो ए इज इक्वल टू क्या होगा रो इंटू एल बाई आर. सो मास का जो फार्मूला आएगा मैं जनरल फार्मूला बता रहा हूँ. मैं एल्यूमिनियम कॉपर का नहीं बना रहा हूँ. जनरल फार्मूला बता रहा हूँ. तो मास का फार्मूला आएगा रो इंटू एल स्क्वायर बाई आर इंटू डी. ये मास का फार्मूला है. ठीक है पहले इसको नोट कर लीजिएगा. इसको कोई जगह कम है लिखेंगे. अब दोनों के मास का रेशियो निकाल देते हैं. देखो चूंकि हम एल्यूमिनियम के लिए एल कॉपर के लिए सीयू का इस्तेमाल नहीं करेंगे. एल्यूमिनियम के लिए M1 की वैल्यू निकालेंगे और उसके लिए M2 रखेंगे. M1 बोले तो देखिए रो 1. L1 बोले तो L स्क्वायर. दोनों की लेंथ सेम है L स्क्वायर इंटू डी. डेंसिटी को लिखेंगे D1 अपान R सेम है तो R स्क्वायर. R सॉरी ये हो गया M1. M2 रखेंगे तो क्या आएगा रो 2 इंटू एल स्क्वायर इंटू D2 इंटू आर. क्या क्या कट जाएगा. आर कैंसिल हो जाएगा. एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा. तो M1 अपान M2 इज इक्वल टू रो 1 D1 अपान रो 2 D2. इसे नोट करें पहले आप. कहीं पर रो कॉपर डी कॉपर वो उससे बेहतर है कि रो 1 रो 2 मान लीजिएगा. अब प्रॉब्लम ये डेंसिटी नहीं लिखी है रिलेटिव डेंसिटी है. क्या मतलब होता है. व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव डेंसिटी किसे कहते हैं. So density of that substance का ratio is to density of water. हाँ मैं जब किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी को वाटर से कंपेयर करता हूं तो अब प्रॉब्लम ये देखिए दोनों का रेशियो दिया है. अगर मैं वाटर की डेंसिटी इसके अपान में लिख दूं और वाटर की डेंसिटी इसके अपान में लिख दूं तो दोनों रिलेटिव डेंसिटी देना शुरू कर देंगे. सही कह रहा हूं मैं. Yes sir. यानी अब मैं इस D1 को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दूं. इस D2 को डेंसिटी ऑफ वाटर से डिवाइड कर दूं जो कि मैं कर सकता हूं बिना किसी चेंज के. बिकॉज ये अल्टीमेटली कट जाएगा तो D1 ही मिलेगा ना. तो रो 1 की वैल्यू रख दो उठा करके. रो 1 बोले तो ये 2.63 इंटू 10 टू पावर -8 और D1 का क्या है 2.7 अपान 1.72 इंटू 10 पावर -8 इंटू ये बोले 8.9. इसको सॉल्व कर लीजिए. तो इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू जो आई है हमने कैलकुलेट किया है वो 2.2 के आसपास आई. तो नहीं कि यहां से निकला है M1 अपान M2 इज 2.2 लगभग आएगा. M1 इज 2.2 टाइम्स ऑफ M2.
अब बताओ विच वन इज लाइटर? एल्यूमिनियम इज लाइटर, ठीक है। यानी कॉपर मास M1 किसका मास है? सही बोला हूं ना मैं? हाँ ठीक है। मास ऑफ एल्यूमिनियम इज 2.2 टाइम्स। उल्टा लिख गया क्या मैं? उल्टा लिख गया, हमको लगता है मैं कैलकुलेशन चीटिंग कर लिया हमने कहीं से। सर रेशियो ऑफ मासेस इज 0.46 है ना? वहां पे रेशियो ऑफ दीज टू मासेस 0.46। की बात करें, ये हमने कैलकुलेशन, हमने जो कैलकुलेशन मेरे पास रखा हुआ है वो मास ऑफ कॉपर अपॉन मास ऑफ एल्यूमिनियम है। ये 1/2.2 आएगा तकरीबन। ये एम M2 निकलेगा 2.2 टाइम्स ऑफ M1। यानी कॉपर का मास एल्यूमिनियम के मास का 2.2 टाइम्स लगभग आएगा। ये लगभग लगभग आएगा। अब इसमें कौन हैवियर है? कौन हैवियर है? अरे भाई M2 किसका मास है? कॉपर का। कॉपर हैवियर है इन कंपेरिजन टू एल्यूमिनियम। तो ये समझ में आ गया कि कौन लाइटर है? Yes, sir. एल्यूमिनियम इज लाइटर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाई द एल्यूमिनियम इज प्रेफर्ड फॉर द केबल इन कंपेरिजन ऑफ कॉपर। कॉपर की तुलना में एल्यूमिनियम क्यों प्रेफर की जाती है? मालूम क्यों की जाती है? क्योंकि भैया चोर काट ले जाएंगे, कॉपर महंगा आता है। हमारे यहाँ तो चोर टप्पा मारे बैठे रहते हैं ना। ये थोड़ी आप दिखेंगे। देखिए, क्योंकि कॉपर बहुत वजन होता है एल्यूमिनियम की कंपेरिजन में, तो अगर मैं कॉपर का वायर लगाता हूं दैट इज द बेस्ट कंडक्टर। एनर्जी लॉस तो कम होगी अल्टीमेटली, लेकिन वो बीच में लटक जाएगा, मास की वजह से वो लटक जाएगा। इसलिए मैं एल्यूमिनियम यूज करता हूं। ये इसका रीजन है। समझ में आ गया ये बात? ये समझ में आ गई बात ना? यस। हाँ, और बताइए किसी को कोई क्वेश्चन में दिक्कत है? आज किसी ने फर्स्ट डे ज्वाइन किया है क्या? किसी स्टूडेंट ने आज पहले दिन ज्वाइन किया है? तो कोई बोल नहीं रहा। और कोई क्वेश्चन बताएं। आज न्यूमेरिकल ही होंगे, इसके बाद अगला चैप्टर शुरू करेंगे और एक दिन रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को हम बताएंगे। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? वन, ऐसा नहीं तो बेड होती है 1 2 3, 1 लाख रुपया 1, 1 लाख रुपया 2। किसी को और कुछ पूछना है? सब कुछ नहीं नो पूछना है, कुछ नहीं पूछना है। ये कैसे हो सकता है? चलिए भैया, अपने आप तो एक आध क्वेश्चन बताते। टेक्निकल क्वेश्चन भाई लास्ट के लगाए नहीं क्या? लास्ट के क्वेश्चन, लास्ट के क्वेश्चन लगाए नहीं क्या? तो जरा एक आध, अर्णव साहब आपने लगा लिए सब क्वेश्चन? So मेरे को 3.22 में कंफ्यूजन हो रहा था। क्या 3 पॉइंट? जो पोटेंशियोमीटर वाला है। नहीं तो अब हमने ये तो नहीं कहा पोटेंशियोमीटर वाला, हमने कहा कोई क्वेश्चन को दिक्कत है तो बोलो ना। So थ्री बता रहा हूँ पॉइंट तो टू 3.22। 3.22 पहले 3.21 देख लीजिए। क्योंकि जो हमने बताया था ना रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को हम बताएंगे, तो 3.21 देख लीजिए, जिसमें एक लैडर इनफाइनाइट रेजिस्टेंस लैडर के रूप में जुड़े हो तो कैसे रेजिस्टेंस निकाला जाता है, जरा समझिएगा। न्यूमेरिकल लगाते हुए एक बात ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा टेक्निकल, मतलब उसका लॉजिक पकड़िएगा कि कहीं क्या रहा है और आप लगा क्या रहे हैं। देखिए, पहले 3.21 देखिएगा। 3.21 रेजिस्टेंस को जोड़ने का एक लैडर सिस्टम होता है जो कि दिया है। उस डायग्राम को पहले हम बना लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे रेजिस्टेंस दिए हुए हैं। 3.21 3.21 दैया दैया बहुत रेजिस्टेंस है। देखो एक ये रेजिस्टेंस है, अरे कुछ ज्यादा दूर है, ठीक है ज्यादा बन जाएंगे, अरे ज्यादा हो रही है।
देखिए लिखा डिटरमाइन द करंट ड्रॉन फ्रॉम ए 12 वोल्ट बैटरी। 12 वोल्ट बैटरी यहाँ लगाई है, इसके बीच में लगाई बी बैटरी। मैं इसका नेमिंग कर देता हूँ, ए बी के बीच बैटरी है। एक्चुअली में बैटरी ऐसे कुछ लगी हुई है, एक 12 वोल्ट बैटरी लगी हुई है और इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम लिखा हुआ है। Determine the current drawn from 12 volt battery supply with the internal resistance of 0.5 ohm by the infinite network shown in this figure is resistance of 1 ohm। जरा समझने की कोशिश करिए। ये फिलहाल बैटरी हटा देते हैं, मैं कंफ्यूज करेंगे आप। देखिए ये इनफाइनाइट लेडर है, सही कह रहा हूं मैं? ऐसा दिया गया, हम क्या कह रहे हैं? अच्छा, इस पूरे का रेजिस्टेंस मैंने x मान लिया। मैंने मान लिया कि लेट इक्विवेलेंट resistance of the system is x। ये बताइए अगर मैं इसकी एक ब्रांच को हटा दूं, मैं ऐसे हटा देता हूं, फिलहाल इसकी एक ब्रांच को छुपा लेता हूं, ऐसे ये छुपा लिया। एक कैसे छुपाएं? छुपाने के लिए चलिए हाइड एंड सीक इससे करते हैं, इसे छुपा लेते हैं। तो कोई जो बचेगा वो क्या घट जाएगा, कुछ नहीं रहेगा। अच्छा लोग है बोलेंगे छुपाए रहो, तो बोलेंगे। बताइए अगर इसमें एक ब्रांच को ऐसे छुपा लिया जाए तो बची हुई जो ब्रांच होगी वो इनफाइनाइटी रहेगी कि कम हो जाएगी? infinity रहेगी। इनफाइनाइट रहेगी। यानी कि It will remain infinity. यानी पूरे सिस्टम का अगर रेजिस्टेंस x है तो एक को छुपा लेने पर भी x होगा, तो छुपाना पड़ेगा क्योंकि ये सिस्टम है। अदरवाइज अगर इसको भी हटा दोगे तो फिर बैटरी कहाँ लगाओगे? तो देखिए ध्यान से, ये आपका 1 ओम, ये आपका, ये हमने ऐसे यदि 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ये एक लूप हमने छुपा दिया है और जो बचा हुआ है वो इस प्रकार से x ओम यहां पर जोड़ दिया है। ठीक है, इसका नाम A है, इसका नाम B है। अब बताओ थोड़ा सा इनफाइनाइट सिस्टम से थोड़ा सस्ता हुआ, इसको रेजिस्टेंस R1 मान ले, इसको रेजिस्टेंस R2 मान ले, इसका रेजिस्टेंस R3 मान ले, इसका रेजिस्टेंस R4 मान ले। अब यहाँ पर सीरीज को और सीरीज का मिश्रण बताइए, इस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट कितना होगा? x ही होगा। अब बताओ इसमें कौन सीरीज में कौन पैरेलल? देखो सर R3 R2 पैरेलल में, जो R1 नीचे वाले के साथ R4 के साथ सीरीज में। R3 और R2 जी। एक्चुअली में जब बैटरी ऐसे लगाई होगी ना, आप लगाइएगा नहीं, तो जब करंट यहाँ चली होगी, यहाँ करंट दो भागों में ब्रेक हो गई होगी और यहाँ पहुंच के फिर मिल गई होगी। ये दोनों कैसे हैं? पैरेलल में। यानी कि R3 एंड R2 ये पैरेलल में है और इनका इट्स इक्विवेलेंट जो मानेंगे वो हमने मान लिया R5। पैरेलल का इक्विवेलेंट का फार्मूला क्या होता है? 1/R5 इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R2। यानी ये हो जाएगा 1/R5 इज इक्वल टू 1/R3 प्लस 1/R2। बोले तो 1/R3 बोले तो कितना? x प्लस 1/R2 बोले तो 1। यानी ये आएगा आपका x प्लस 1/x। तो R5 की वैल्यू आ जाएगी x/x प्लस 1। ठीक है, अब जरा समझिएगा, ये डायग्राम बना लिया है ना, इसको रब करेंगे? अच्छा नहीं करेंगे, चलिए ये दोनों मिलके एक हो गए तो देखा जाए आपका फिगर कुछ ऐसा बना, ऐसा। यानी ये R5 हो गया, ये R1 हो गया, ये R4 हो गया। अब ये तीनों कायम हो गए, सीरीज में हो गए। तो यानी कि इसका इक्विवेलेंट हम मानेंगे इक्विवेलेंट ऑफ R1 R5 एंड R4, इसको हम R मान लेते हैं। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R5 प्लस R4। एक्चुअली में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सिस्टम था कितना? X। ये हो गया x इज इक्वल टू R1 बोले तो 1 प्लस R5 बोले तो x प्लस 1/x प्लस R4 बोले तो 1। अब इसको कैलकुलेट करिए, तो x इज इक्वल टू, ये एलसीएम लेंगे आप, ये 2 हो जाएगा, तो आएगा 2x प्लस x प्लस 1/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इससे x की वैल्यू निकालेंगे आप। फैक्टर निकलेगा या क्वाड्रेटिक निकलेगा? धराचार। आप धराचार से लगा दो, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1 प्लस हो जाएगा अपॉन, सही है 2a गलत है? so 2 सही है। यहाँ तक नोट करिए, बहुत ज्यादा हौच पौच हो गया। ये गलत लिखा भाई, कहाँ देख रहे हो अर्णव साहब? सही लिखा है। अरे हाँ बता रहे हो, एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 होगा। जो जानबूझ तुम चाहते हो कि हम गलत लगाएं और बाद में तुम हंसो, वाह बच्चे जी बड़े इंटेलिजेंट। So, मैंने भी सेम मिस्टेक की जब मैं सॉल्व कर रहा हूँ। हाँ तो गलत चीज है ना, यस सर। मिस्टेक करने मतलब तो गड़बड़ हो जाएगा। अभी लोग यही कहेंगे इनको अर्णव साहब के, तो अर्णव साहब गलती करवा देते हैं। तो एलसीएम ले लीजिए आप, 2x प्लस 2 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 3x माइनस का 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 2 बराबर 0। इससे आप धराचार लगाइए। x इज इक्वल टू आएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू -2 प्लस 2 हो जाएगा अपॉन 2a। तो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2a, तो 2 प्लस माइनस 2 अंडर रूट 3 अपॉन 2a, 2 काट दो तो x इज इक्वल टू आएगा 2 प्लस 1 प्लस माइनस रूट 3। क्योंकि माइनस रूट 3 अगर लेते हैं दैट इज ग्रेटर देन 1, नेगेटिव वैल्यू विल बी देयर, तो यानी रेजिस्टेंस होगा 1 प्लस रूट 3 1.732 हो गया, तो 1.2.732 इतने ओम इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस होगा। बात समझ में आई? ये लैडर प्रॉब्लम है, इसको ध्यान रखिएगा। कभी कभी ये क्वेश्चन इंडिविजुअल आता है कि इनफाइनाइट लैडर अगर बनी है तो कैसे उसमें रेजिस्टेंस प्रूव होता है। ये मिरर सिमेट्री वगैरह के रेजिस्टेंस क्वेश्चन लगाए हैं क्या आप लोगों ने? मिरर सिमेट्री, फोल्डिंग सिमेट्री ये लगाए हैं क्या? तो जब वो प्लेन ऑफ सिमेट्री हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लगा के देखते हैं। नहीं लगाए हैं आप लोग? यस सर। मिरर सिमेट्री, हॉरिजॉन्टल सिमेट्री, इस प्रकार क्वेश्चन लगाए हैं। हाँ, इसके बाद एक दिन का टाइम देंगे अलग से, अभी नहीं। नेक्स्ट टर्म पे सैटरडे को नया चैप्टर स्टार्ट होगा, एक दिन पहले। अच्छा अभी बाद में बात करते हैं, बोले क्वेश्चन लगे, बातें ज्यादा हो जाती है। तो x आ गया 2.732। अब आपसे पूछ क्या रहा है भाई, करंट निकालिए। तो आप जानते हैं E इज इक्वल टू आई आर, आई आर बोले तो x, तो I इज इक्वल टू ई अपॉन एक्स। एक मिनट, एक्चुअली सर्किट का पूरा रेजिस्टेंस कितना है? यहाँ पर एक्चुअली में x की के साथ साथ प्लस r भी है ना, मतलब यहाँ पर जो सेल आपने जोड़ी है इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी जुड़ा हुआ है, इस पूरे के साथ में इस r को भी प्लस करेंगे ना, तो x प्लस r हो सर जाएगा। टोटल रेजिस्टेंस 3.23 ओम आना चाहिए। क्यों? 1.73 और प्लस 1 करेंगे तो अच्छा, हाँ ठीक है। 2.732 में आपने इंटरनल भी जोड़ दिया होगा ना। इंटरनल कितना है? नहीं, टोटल रेजिस्टेंस उन्होंने कहा पूछा आपसे। हाँ वो 0.5 ऐड करेंगे आप, तो 3.2, हाँ ठीक है, ये आएगा। वही तुमने x प्लस आर लिखा है यहाँ पे, हमने इसलिए r को प्लस किया यहाँ, ठीक है। आपने कहा 3.22, चलिए 3.22 बनाते हैं। हाँ बताएं। नहीं सर, मुझे लगा आप बोल रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, आप लोग लगा लीजिए फिर बात करें। ये बैटरी मत लगाइएगा, वो कंफ्यूज ना कर दे, वैसे तो लगानी चाहिए, लगा लीजिए। हो गया, रब करें इसको। ये समझ में आया कहाँ से खत्म कहाँ से शुरू, मालूम है यस ना? सर। ये पता चला ये किधर से जाएंगे, तो ये इधर इधर क्या वाजपेयी जी कर रहे हैं। वाजपेयी जी
मैं बोलते जा रहा हूं। चलिए जरा 3.22 को पहले बहुत बहुत ध्यान से, बड़े प्रेम से, उसको सम्मान देते हुए एनसीईआरटी से पढ़ने का कष्ट करें आप लोग मन में, क्योंकि सबसे पहले तो उसको रेस्पेक्ट देनी पड़ेगी, तब वो कुछ खुश होगा आपसे। Sir, फिर मैं I've पढ़ रहा हूँ। sent some questions in the chat box for you. अब चैट बॉक्स दिख नहीं रहा है, हमारा चैट बॉक्स उल्टा है, ठीक है। कौन सा क्वेश्चन बताइए ना, बुक मेरे सामने है। ये क्वेश्चन है a storage battery of EMF 8 volts and नहीं नहीं, एक मिनट। एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस हो रहे हैं, इसमें कौन सा क्वेश्चन दिक्कत कर रहा है? सर एनसीईआरटी चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल डिस्कस हो रहे हैं, इसमें कौन सा क्वेश्चन आ रहा है? 11, 12 और 13 तीनों एक साथ भेज दिए। इसके पहले आपने क्लास अटेंड नहीं किया था क्या? सर वो इंटरनेट थोड़ा खराब था इसलिए नहीं आ पाया। अच्छा, अभी जरा ये 22 देख लें, फिर वहां पहुंचते हैं। जरा 3.22 ध्यान से समझे, मैं ध्यान से पढ़ रहा हूँ। थोड़ा आधे पेज में क्वेश्चन लिखा हुआ है, उसको देख करके लगता है दिया इतना टफ है। पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये एक बैटरी है, इसको ड्राइवर बैटरी भी कहते हैं। ये इस बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। आप जरा पोटेंशियोमीटर को ध्यान से समझे, क्या कहा गया था उसमें। इसमें लिखा है कि फिगर 3.33 शोज अ पोटेंशियोमीटर विद अ सेल ऑफ 2 वोल्ट। ये 2 वोल्ट की सेल है, ये ड्राइवर वोल्ट सेल कहलाती है। ये पूरा ड्राइव करती है इसको, यही ड्राइवर है। और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जो है आर, वो 0.4 ओम है, यही लिखे दे रहे हैं। मेंटेनिंग द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द रजिस्टर ए बी, यानी ये पोटेंशियल ड्रॉप लैंग्वेज में आपको याद हो, हमने बताया था एक्चुअली में जो इसका पोटेंशियल होता है उतना पोटेंशियल डिफरेंस से क्रिएट करती है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब अगर ये 2 है तो ये 0 होगा, इस यहां से यहां जाएंगे तो पोटेंशियल ड्रॉप होता जाएगा, ठीक है। A standard cell which maintains a constant EMF of 1.02 volt, एक स्टैंडर्ड सेल है, ये सेल है, ये 1.02 वोल्ट है, ये कांस्टेंट ईएमएफ इसमें क्रिएट करती है फॉर ए वेरी मॉडरेट करंट अप टू अ फ्यू मिली एम्पियर। मतलब ये बहुत ही कम मिली एम्पियर, समझिएगा एम्पियर का कौन सा पार्ट होगा, मिली अपॉन 1000। मिली एम्पियर क्या होता है? 10⁻³ कि बहुत ही कांस्टेंट करंट जो है, बड़ी स्मॉल करंट इसमें फ्लो कराती है। एंड gives the balance point at 67.3 सेंटीमीटर। पूरे डायग्राम समझ ले फिर हम बताते। ये एक लोड रेजिस्टेंस है 600 किलो ओम, और ये यहाँ पर एक की लगी हुई है, और ये यहाँ पर गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, और ये इसका बैलेंस पॉइंट कहीं पर है। जरा अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन कह क्या रहा है, ध्यान से समझिएगा। लिखा है कि द फिगर शोज द पोटेंशियोमीटर विद अ सेल ऑफ 2 वोल्ट, द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm, maintaining a potential drop across the resistors AB, a standard cell which maintains a constant EMF of 1.02 volt for a very moderate current up to a few milliampere है, शायद ये milliampere लिखा ना, few milliampere, gives a balance in the 67.3 centimeter length of the wire to ensure very low current drawn from the standard cell. A very high resistance of 600 kilo ohm is put in series with it, which is sorted close to the balance point. The standard cell is then replaced with a cell of EMF E, and the balance point is found similar. जरा समझिए, छोड़िए, जरा समझिएगा लफड़ा क्या है। लफड़ा ये है कि ये हमारी ड्राइवर सेल है, जो इस वायर में 2 वोल्ट। पोटेंशियोमीटर क्लियर है ना सबको? पोटेंशियोमीटर क्लियर है, वो वाला नहीं क्लियर है, क्लियर हुआ सब क्लियर है ना सबको? यस सर। अब Yes, देखो यहाँ पर एक सेल हमने लगाई है, आपको याद हो ये सेल वही वाली होती है जिसका ईएमएफ निकालना होता है, ठीक है। तो हम इस सेल को क्या करते हैं, इस सेल को
मैं इसका ईएमएफ E1 मान लेता हूँ। तो शुरुआत में इस सेल का ईएमएफ कितना है 1.02 वोल्ट। ये रेजिस्टेंस क्यों लगा हुआ है? इस लो रेजिस्टेंस का करंट के काम लिए क्या है? करंट हो क्यों रहा है। क्यों 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 क्या जरूरत है इसकी भाई? हम तो बैलेंस पॉइंट जरा समझिएगा। ये बैटरी 1.02 वोल्ट की है, ये करंट फ्लो कराएगी, या तो इधर फ्लो कराएगी या तो इधर फ्लो कराएगी। ये भी 2 वोल्ट की बैटरी है, नहीं कराएगी। तो ये हो सकता है कि कहीं पर गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट न चली जाए, ठीक है, क्योंकि गैल्वेनोमीटर कैसा है, थोड़ा सेंसिटिव होता है, समझिएगा। पहले हम क्या करते हैं 600 किलो ओम, जरा देखिए कितने जीरो लग रहे हैं, 6 लाख ओम। इसमें 6 लाख ओम, एक आई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, कितने जीरो हो गए, ज्यादा हो गए का 6 1 2 3, हाँ ठीक है, इतना ही ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया। ये रेजिस्टेंस इतना धाकड़ है कि यहाँ पर करंट को जाने ही नहीं देगा, तो गैल्वेनोमीटर डैमेज होने के चांसेस हैं। अब देखो ज्यादा ध्यान से, अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर नल पॉइंट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। क्या करंट इसे फ्लो हो रही है? बहुत हल्की हो रही होगी ना। यस सर। तो जब नल पॉइंट हमको हमको मिल जाएगा तो हमको आइडिया है कि नल पॉइंट यही कहीं आसपास है। और जब हमको ये एक आइडिया लगाने के लिए यहाँ पर नल पॉइंट कहीं पर है, अब क्या करेंगे, अब हम इसको शॉर्ट कर देंगे। शॉर्ट का मतलब अब इस की को क्लोज कर देंगे। अब करंट कौन सा रास्ता अडॉप्ट करती है? इजी वाला। सीधा वाला, ऊपर से चला जाएगी। अब यस ऊपर सर। की जाएगी तो करंट गुस्से में जाएगी गैल्वेनोमीटर की ऐसी तैसी करने के लिए, गुस्से में जाएगी ना। यस लेकिन सर। हमने तो गैल्वेनोमीटर को कहाँ पे सेट कर रखा है? नल पॉइंट। तो वो कहेगा ओ का दिक्कत, क्या कर लोगे तुम? तो केवल इस इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, नल पॉइंट तलाशते वक्त कहीं गैल्वेनोमीटर में ज्यादा करंट ना आ जाए। नहीं समझे? अभी तो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। अब पता चला कि हम नल पॉइंट ढूंढे ढूंढे, तब तक इसमें इतनी करंट फ्लो हो गई, ये डैमेज हो गया। तो इस रजिस्टर से कोई रोल फिलहाल नहीं है, केवल नल पॉइंट तलाशने के लिए। अब हमने इसको रखा और नल पॉइंट हमको कहाँ मिला? जो मिला है वो 67.3 सेंटीमीटर मिला है, यानी L1 इज इक्वल टू 67.3 सेंटीमीटर। ये रेजिस्टेंस का काम समझ में आया? इस रेजिस्टेंस का यस सर। काम ये है कि जब मैं गैल्वेनोमीटर से नल पॉइंट तलाश रहा था उस समय करंट तो फ्लो हो रही होती, हमने बताया भी था कि इधर से फ्लो हो या इधर से फ्लो हो। तो गैल्वेनोमीटर में करंट ज्यादा ना चली जाए, इसलिए हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं और ये रास्ता बंद कर देते हैं कि करंट को इधर से ही जाना है। तो अपने आप करंट बहुत लो करंट जाएगी, या तो नहीं जाएगी, और जाएगी तो बहुत लो करंट जाएगी। 6 लाख ओम का रेजिस्टेंस हमने लगा रखा है, तो बहुत फ्यू करंट, बहुत मिली एम्पियर में करंट फ्लो कराएगा। तो होगा क्या, जब नल पॉइंट हम तलाश लेंगे, यानी लगभग हमको मालूम है कि हम नल पॉइंट के पास हैं, फिर हम इसको शॉर्ट कर देंगे और करंट को जाने देंगे, क्योंकि अब ऑलरेडी गैल्वेनोमीटर में करंट वो सेंस करेगा नहीं, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि अगर मैं इसकी जगह एक दूसरी सेल लगा देता जिसका ईएमएफ हमको ई मालूम, यानी E2 इज इक्वल टू ई, तो उस समय जो नल पॉइंट हमको मिला वो मिल रहा है कहाँ पे, 82.3 सेंटीमीटर। 82.3 सेंटीमीटर, नहीं पहले तो 67 पे था, अब यहाँ कहीं मिल रहा है 82.3 पे। तो कह रहे हैं ई की वैल्यू बताओ। अच्छा प्रैक्टिकली बताओ, अब लेंथ यहाँ बढ़ गई है, इधर यहाँ कहीं मिल रहा है, तो दूसरी वाली सेल का ईएमएफ से ज्यादा होगा कि कम होगा, पहले ये बताओ। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा रहा है ना, हमें इससे जरूर। मतलब नहीं। तो आप जानते हैं कि E1 अपान E2 इज इक्वल टू L1 अपान L2 बताया था हमने, दो सेल के ईएमएफ को कंपेयर किया गया था। यस सर। So E1 is given 1.02, E2 is given E, L1 is given 67.3, L2 is given 82.3. Now you can find E, that is 82.3 into 1.02 upon 67.3. To find its value. कैलकुलेशन मैंने नहीं किया है, हमने किसी बुक से चीटिंग करके डायरेक्ट लिख दिया है 1.25 वोल्ट। नोट करिए इसको। पहला पार्ट समझ में आ गया? बस सब लगा लीजिए।
ठीक है, हैव यू गॉट इट? Yes. वैल्यू निकाल ली। अब आगे पार्ट देखो क्या कह रहा है। कह रहा है कि व्हाट पर्पस डज द हाई रेजिस्टेंस ऑफ 600 किलो ओम है। इसका पर्पस क्या है? हमने भी बताया है, इसका पर्पस है टू प्रोटेक्ट द गैल्वेनोमीटर फ्रॉम द करंट। इफ हाई करंट, भाई होता क्या है कि व्हेन वी आर सर्चिंग द बैलेंस पॉइंट, जब हम नल पॉइंट सर्च कर रहे हैं उस समय इससे करंट फ्लो होगी और वो इसको डैमेज कर सकती है। तो हम नल पॉइंट सर्च करते वक्त हम चाहते हैं ये प्रोटेक्ट रहे, दैट्स व्हाई आई हैव अप्लाइड द 600 किलो ओम रेजिस्टेंस। समझ में आ गया? दूसरा यूज क्या हो गया इसका? दूसरा पार्ट थ्योरेटिकल है, मैथमेटिकल नहीं है। तीसरा पार्ट कह रहे हैं कि इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय दिस हाई रेजिस्टेंस। क्या ये रेजिस्टेंस बैलेंस पॉइंट को अफेक्ट कर रहा है? No, क्या sir. ये रेजिस्टेंस का काम ही बैलेंस पॉइंट से नहीं है, हम बैलेंस पॉइंट के इर्द गिर्द ढूंढने के काम में केवल आता है। ठीक है, बोले हम जरा ढूंढ रहे हैं, तुम जरा हमको कवर अप करना, कोई गोली न मार दे। जैसे सीमा पे नहीं होता, सैनिक को करते हैं, तो हमारे यहाँ सैनिकों के एक कंडीशन है कि आप जब किसी आतंकवादी को गोली मारो तो बाद में जो बंदूक के कुक्के हैं उनको बिन के ले आओ। तो बहुत सारे सैनिक तो कुक्के बिनने के चक्कर मारे जाते हैं। ये मतलब यहाँ की ट्रेडिशन रही है। हमारे चूंकि एक रिलेटिव थे डिप्टी एसपी, तो वो बताएगा। तो यानी कि खुखे बनने वक्त मार इसलिए डैमेज ना हो जाए, उसके लिए इसका काम है। इट विल नॉट अफेक्ट द पोजीशन ऑफ बैलेंस पॉइंट। समझ में आई बात? तो ये तो काम खत्म हो गया। आगे आपसे कह रहा है, इज द बैलेंस पॉइंट अफेक्टेड बाय द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल। क्या इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द ड्राइवर सेल जो है, ये इंटरनल सेल, ये बैलेंस पॉइंट को अफेक्ट करेगा? Is the balance point affected by the internal resistance of the driver cell? क्या करेगा बताएं? Yes or no? Yes then why? No then why not? इंटरनल रेजिस्टेंस करता क्या है ये बताइए। ये 2 वोल्ट की बैटरी है और इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो क्या ये बाहर सर्किट में आपको 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस देगा? No, sir. नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि हमने बताया था कि इफ द सेल हैज द ईएमएफ ई and we are drawing the current from the cell, then what action is going on inside the electrolyte? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो हमारे आयंस हैं वे आपस में लड़ाई कर रहे हैं। तो अंदर पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है IR, तो हमको जो बाहर मिल रहा है वो E माइनस IR मिल रहा है। तो अगर मैं इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा देता हूं तो पोटेंशियल ड्रॉप और कम हो जाएगा। तो जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ 2 वोल्ट का था वो 2 वोल्ट का होकर के कुछ कम हो जाएगा। समझ आई बात? नहीं आई तो कम हो जाएगा। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, और इसकी लंबाई L, इसकी लंबाई L, तो पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन L को क्या कहते हैं? Potential gradient. पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं। अब बताओ, अगर ये कम कर दोगे तो पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा। Yes, तो sir. पोटेंशियल ग्रेडियंट भाई एक तरीके से मैं अगर इसको मान लूं कि 10 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है तो 2/10, तो अभी तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट 0.2 वोल्ट पर मीटर पर सेंटीमीटर है। और अगर इस इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से पोटेंशियल कम हो गया और ये पोटेंशियल आपका 1.5 हो गया, तो 1.5/10 तो 0.15 हो जाएगा। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कम हो जाएगा तो बैलेंस पॉइंट चेंज हो जाएगा। एम आई राइट? Yes, sir. यानी पोटेंशियल ग्रेडियंट चेंज होने की वजह से ये इफेक्ट होगा। अब कैसे चेंज होगा? आप कहेंगे इफ वी इंक्रीज द इंटरनल रेजिस्टेंस देन जो पोटेंशियल होगा वो कम हो जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी घट जाएगा, यानी ये इफेक्ट करेगा। अच्छा, आगे कह रहे हैं कि would the method work is the above situation if the driver cell is of the potentiometer had a EMF of 1 volt instead of 2 volt। अगर ये जो आपका
2 वोल्ट है, उसकी जगह ये 1 वोल्ट होता, तो क्या ये मेथड यही फिगर में हम मतलब ये सही है? सर कम होता दूसरे से तो नहीं होता काम। प्रॉब्लम है कि जितनी बड़ी ये बैटरी है भाई, देखिए एक्चुअली में जरा पोटेंशियोमीटर का कॉन्सेप्ट क्या था, मुझे इससे लड़ाई करवानी है इसकी, ये तो होती ना, ये हमने कहा था ना। और जहां पर ये इससे जीत जाता है तो हम समझते हैं कि या इस पोजीशन पर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसके बराबर है। यही मैं कह रहा हूं ना, याद है ना भाई। अगर ये 2 वोल्ट है तो यहाँ पर आपका बीच में 1 वोल्ट रहा होगा, यहाँ पर 2 वोल्ट रहा होगा, यहाँ 0.5 वोल्ट रहा होगा, यहाँ 1.5 रहा होगा। सही कह रहा हूँ? तो अगर ये 1.02 है तो यहाँ कहीं पर आकर के बैलेंस पॉइंट मिला होगा, तो इतना पोटेंशियल डिफरेंस इसके बराबर रहा होगा। यही तो कंडीशन थी। तो जितनी बड़ी ये सेल है उससे उससे बड़ी वैल्यू को हम मेजर नहीं कर सकते। यानी कि ये हमको मेजर करना है 1.02 और ये 1 वोल्ट की है, तो हम यहाँ पर ईएमएफ मेजर नहीं कर सकते। तो क्या कह रहा है कि द मेथड वर्क इन द अबव सिचुएशन इफ द ड्राइवर सेल इज ऑफ पोटेंशियोमीटर हैड द ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट। नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि इस अरेंजमेंट में हमारी ड्राइवर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इससे ज्यादा होना चाहिए, अदरवाइज आपको नल पॉइंट मिलेगा नहीं इसके अंदर, बाहर कहीं मिलेगा जाकर। तो ये पार्ट समझ में आ गया सभी को? लॉजिक समझ में आ रही ना? आंसर एक अलग चीज होती है, आंसर आना एक अलग चीज होती है। अगला आपसे कह रहा है कि वुड द सर्किट वर्क वेल फॉर डिटरमाइनिंग एक्सट्रीमली स्मॉल ईएमएफ से द ऑर्डर ऑफ a few millivolt such as a typical EMF of thermocouple? If not, how will you modify the circuit? जरा ध्यान से समझिएगा क्या है, क्या आ रहा है। मैथमेटिकल कुछ नहीं करना, लॉजिकल आपसे पूछ रहा हूं, देखो ध्यान से। ये 2 वोल्ट की बैटरी है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, सावधान। ये इसका इंटरनेशनल 0.4 है, मानते कुछ भी नहीं है। और ये इस वायर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट का अप्लाई कर रही है, मतलब बीच में 1 वोल्ट रहा होगा, यहाँ 0.5 रहा होगा, यहाँ 1.5 रहा होगा, और यहाँ पर मेरी बैटरी यहाँ लगी हुई है। देखो ध्यान से, ये कह रहे हैं अगर ये बहुत फ्यू मतलब कितना, क्या क्या कह रहे हैं, मिली वोल्ट। अगर ये मिली वोल्ट की बैटरी है, वोल्ट अपान मिली बोले तो 1000 होगा ना। यानी कि अब देखो 1 वोल्ट का 1000 हिस्सा कर दोगे तो आप कहीं यहां पर आओगे, नहीं आओगे? समझा रही बात नहीं आ रही है? तो यहां पर हम कैसे रीडिंग कैसे लेंगे जाकर के? भाई आपकी जो जॉकी है बिल्कुल यहाँ टच करेगी जाकर के। आप कल्पना करिए 1 वोल्ट यहाँ है, ठीक है, 0.5 वोल्ट यहाँ है, 0.5 वोल्ट है, और आपको 0.001 तकरीबन इतनी वैल्यू चाहिए, और इसके टुकड़े करिए 1000, कितने टुकड़े करिए, तो क्या ये रीडिंग लेनी पॉसिबल है? इसमें एरर होने की चांसेस बहुत है। सही कह रहा हूं मैं? यस सर। अब मैं इसको काम कैसे कराऊं? कैसे भाई ये काम करें? तो काय के लिए काम कराऊं? हम क्या करेंगे, अगर ये पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट की जगह ये भी कम हो जाए, भाई लड़ाई इसको करनी हल्के को, तो हल्के से लड़ाओ ना। समझ में आ रही बात? भाई इसको, इसका पोटेंशियल निकालने का तरीका क्या था, इसकी इससे फाइट कराते थे, और जहां पर दोनों ताकत सेम हो जाती थी तो हम कहते थे कि इसका पोटेंशियल वही है जितनी इसकी है। यही मैं मेथड लगाता था ना। तो बोले ऐसा करो, इसका पोटेंशियल कम कर दो। इसका पोटेंशियल कैसे कम किया जाए? क्या ये सेल को रिप्लेस कर दें हम? क्या करें? तो ये कह रहे हैं ऐसा करो कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा दो। बढ़ा दिया। इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ाने से क्या हुआ, सेल के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा हो गया। तो जो 2 वोल्ट की बैटरी है वो आपको बाहर 1 वोल्ट ही सप्लाई दे रही है। अब 1 वोल्ट सप्लाई दे रही है तो ये 1, ये 0, ये 0.5 हो गया, ये पॉइंट और आधा हो गया, 0.25 हो गया। ये डिफरेंस कम हुआ कि नहीं हुआ? भाई आपकी यही तो दिक्कत है ना कि भाई 0.1 यहाँ पर आ रहा है, 0.5 यहाँ पर आ रहा है, और कम करने के लिए आपको बहुत नजदीक जाना पड़ेगा। तो आप इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिए, सेल के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप कम कर दीजिए, तो सेल जो बाहर पोटेंशियल दे रही है वो कम हो जाएगी,
और कम हो जाने से आप आराम से रीडिंग इसकी ले सकते हैं। तो इसको बढ़ाने का तरीका क्या है कि वी इंक्रीज द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ड्राइवर सेल। ड्राइवर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिए और आपको आराम से इसकी रीडिंग मिल जाएगी। समझ में आई बात? मतलब मैथमेटिकली हमको लगाना नहीं, को लॉजिकली बताना है कि हम कर क्या रहे हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी, एक्सक्यूज मी सर, बी का क्या आंसर होगा? यही होगा ना कि so that it doesn't damage the galvanometer. नहीं, बी कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ 6, ये हाई रेजिस्टेंस का पर्पस क्या है? देखिए हाई रेजिस्टेंस का पर्पस है टू स्टॉप द करंट इन रीचिंग द गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जिस समय अपने नल पॉइंट को सर्च कर रहा है, वो क्या कर रहा है? जॉकी क्या कर रही है? सर्च कर रही है। जब तक वो सर्च पूरा नहीं हो जाएगा तब तक गैल्वेनोमीटर में करंट फ्लो होगी कि नहीं होगी? Yes जब sir. तक नल होगी. पॉइंट नहीं मिलेगा, अगल बगल अगर रहोगे तो आपको करंट तो मिलेगी उसमें, और करंट मिलेगी और उस दौरान हाई करंट फ्लो हो गई तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। वो कह रहे हैं कि टू स्टॉप द करंट, वो गैल्वेनोमीटर में करंट को जाने से रोकती है जिससे कोई डैमेज ना हो जाए। और जब नल पॉइंट हमको मिल जाता है, नल पॉइंट बोले तो कि आप गैल्वेनोमीटर में करंट चाहती हाई हो पहुंचेगी नहीं, तब हम शंट को जो हमने रजिस्टेंस लगाया उसको शॉर्ट कर देते हैं, यानी कि उसको खत्म कर देते हैं और आराम से करंट फ्लो कराते हैं, क्योंकि उसमें गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 होती है। ठीक है, 3.2324 हो गया ना? 3.2324 हो गया सभी लोग? आज गर्ल्स कोई नहीं पूछ रही, क्वेश्चन लगा के नहीं आई क्या? उन्होंने कहा अर्णव साहब पूछ दीजिए, अब नहीं पूछेंगे। सर 2-4 है नहीं, सिर्फ 2-3 है. नहीं 2-4 है, एडिशन आपका चेंज होगा। प्रज्ञा है, यस सर। आपको सब क्वेश्चन आ गए? सर मैंने आपसे स्टार्टिंग में तो डाउट पूछा, सबसे पहले क्वेश्चन अच्छा मेरा अच्छा अच्छा अच्छा, वेरी गुड। क्या बता रहे? 2-4 है इसमें, एडिशन में है, किसी एडिशन में है, किसी एडिशन में नहीं है। हाँ एक एडिशन में नहीं है, दूसरी बुक मेरे पास उसके पास है, देख लीजिएगा, एडिशन चेंज होगा। हाँ 2-3 तक ही है इसमें, एनसीईआरटी में 2-3 तक ही, एसएल अरोड़ा में 2-4 तक है। हाँ इससे पहले कौन सा क्वेश्चन पूछा, किसी ने पूछा था ये कौन 1-1 कौन पूछ रहा था? 1-1 कौन पूछ रहा था भाई? है चैप्टर का न्यूमेरिकल हो गया? न्यूमेरिकल हो गया? यस सर। कोई दिक्कत? Yes sir. नहीं, यस सर। सर कोई मैं दिक्कत पिछले है? क्वेश्चन का आंसर दे रहा था. अच्छा वो दे रहा था, दिक्कत कोई दिक्कत? नो सर. नो सर, समझ में आ गया। अब सुनिए ध्यान से, इसके बाद सैटरडे को आपका क्लास है, नया चैप्टर स्टार्ट होगा, रेजिस्टेंस को पढ़ डालिए। नेक्स्ट वीक मंगलवार को या बृहस्पति को, नेक्स्ट वीक पहला पीरियड या सेकेंड टर्न में हम रेजिस्टेंस के कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, कि बड़ा जो जो आपके कॉम्प्लेक्स रेजिस्टेंस से जोड़े जाते हैं उनका इक्विवेलेंट कैसे निकाला जाता है, तो एक क्लास बस डिस्कस करेंगे जिससे कि थोड़ा सा कंफ्यूजन आपका दूर हो। तो भी अब गुड नाइट बोल रहे हैं, ठीक है? Good night, sir. थैंक यू सर. गुड नाइट सर।